Hello everyone, welcome to UPSC Hindi. However, we have completed तुगलक डायनेस्टी, ऑलमोस्ट completed, ठीक है. फिर भी आज थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से चीज़ें देख करके आगे बढ़ेंगे. एंड जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव सीन सच क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स दैट केम फ्रॉम माई नोट्स और लेक्चर्स डायरेक्टली. तो कुछ चीज़ें और कहीं कहीं पर अटेंशन पे करना है और उस तरीके से ही आगे चलना है. कई बार मैंने समझाया है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं. आप जिसको भी फॉलो करो, डिट्टो फॉलो करो. मतलब कि अगर आपने स्टार्ट किया 108 दिन की सीरीज़ देखना जुलाई से, फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़ ऑफ 108 डेज. एक था हमारा कि हम लोग 108 दिन में मैक्सिमम सब्जेक्ट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. और अभी देख करके लग भी रहा है कि बस 2 सब्जेक्ट हमारे पास बचे हैं और हम लोग ख़त्म कर लेंगे. और उसके बाद भी आपके पास कम से कम 20-25 दिन बच जाएगा. तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप लोग एक थरो स्टडी करके जा सकोगे एग्ज़ाम में. और ये भी है कि हम लोग करंट के पोर्शन को भी उतना ही टाइम दे करके कंप्लीट कर रहे हैं. 5 लेक्चर टोटल घटनासार के आ चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारा घटनासार कंप्लीट हो चुका है. जितना भी काम का है वो सब कंप्लीट हो चुका है. कुछ बुक्स, ऑब्ituary और कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें बची हुई हैं जिनको अपडेट करके आपको पढ़ा दिया जाएगा. तो आप निश्चिंत रहें. फिर आई दृष्टि आएगी तो कोशिश रहेगी कि आई दृष्टि भी विद इन वीक ख़त्म कर दी जाए. अब यहाँ पर अपने एंड से जो आपको एफर्ट करना है वो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. और प्रश्न हमेशा सॉल्व करते रहिए, ठीक है. एज ए मेंटर मैं जो आपसे कह सकता हूँ वो चीज़ें कह देता हूँ. जैसे यूपीएससी हिंदी जो चैनल है वो बिना पार्शियलिटी के स्टूडेंट्स की सहायता करता है. ऐसा नहीं है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि जब गौरव सर पढ़ाते थे तो कभी कोई पार्शियलिटी करते थे कि ऐसी चीज़ें मत पढ़ाई जाएं जिससे बच्चों का एग्ज़ाम निकले, ठीक है. क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बस आ करके आपको सामने से ऐसा प्रलोभन देंगे कि हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा, लेकिन वो चीज़ें की पॉइंट्स बताएंगे ही नहीं, ठीक है. और एक चीज़ और है, जैसे मेरे एक वीडियो पे शॉर्ट ट्रिक के लिए आया हुआ था कमेंट, तो मैंने उनको कमेंट भी किया था कि देखिए शॉर्ट ट्रिक्स कब याद होती हैं. शॉर्ट ट्रिक्स तब याद होती हैं जब आपने एक बारी पढ़ लिया है, ठीक है. ये मन में रखना कि मैं शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली याद कर लूँगा तो कितनी ट्रिक्स याद करोगे, ठीक है. एक बात और कि दूसरे की ट्रिक्स याद नहीं होती, ये कभी एक्सपीरियंस कर लेंगे आप. तो वो ट्रिक अपनानी पड़ती है या खुद बनाना पड़ता है, दोनों में देखिए ऐसा होना चाहिए. या तो उसको अपना लो, अपना बना लो, या फिर खुद का बनाओ, ठीक है. तो अलग अलग तरीका है चीज़ों को याद करने का, ठीक है ना. अब आपको जैसे बेटर लगता है. मैंने आपको सुझाव दे दिया कि शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्टली याद नहीं होती हैं, ठीक है, अनटिल आपने पूरा एक थरो स्टडी नहीं किया हुआ है. जब थरो स्टडी कर लेते हो तो दिमाग में कुछ की पॉइंट्स बैठे होते हैं और वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक चलती है, ठीक ना. जैसे हमने बनाया था लेटर मुगल का कि बहादुर जहाँ फर्रुख मोहम्मद अहमद आलम शाहजहाँ शाहजहाँ ऐसा करके बनाया था, ठीक है. तो वो चीज़ें कब आई कि ये चीज़ें तब आई जब पूरा सबके बारे में पढ़ा हुआ है. तो अगर मेरी ट्रिक कहीं फेल भी हो रही है तो भी मुझे पता है कि इसके बाद कौन आया था, ठीक है. इसी तरह कुछ लोग जो प्रधानमंत्री हैं उसके लिए याद करते हैं जलई मचई रविचंद इत्यादि, ठीक है ना. तो और भी है उसमें ट्रिक्स. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे फंडे याद हैं, लेकिन तब काम आएंगे जब आप लोग थरो पढ़ लोगे, ठीक है. तो ट्रिक्स भी बता दूंगा मैं, अलग क्लासेस ला के ट्रिक्स बता दूंगा. मतलब छोटे छोटे शॉर्ट्स ला दूंगा और ट्रिक्स बता दूंगा. लेकिन ट्रिक्स तभी काम करती हैं जब आप लोग थरो पढ़े हो. बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ. 3 मिनट 45 सेकंड निकल गया है. स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी. एक बारी टेक्स्ट देख लेते हैं. हमने हालांकि कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. तो हर बार की तरह हिंदी में चीज़ें लिखी हुई हैं, हिंदी में ही सुनिए. तुगलक हिंदी में भी तुगलक होता है, इंग्लिश में भी तुगलक होता है. जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ आएगी कि मुझे लगेगा कि शायद टोटल इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पर इंग्लिश का यूज़ करूँगा. बाकी हिंदी में ही चीज़ें चलेंगी. जो मुझे इंग्लिश आती है वही मैं यूज़ कर सकता हूँ टूटी फूटी सी, ठीक है. आइए, सबसे पहले तो समझना है कि अलाउद्दीन के सेनापतियों में कौन था. तो गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि गाजी मलिक के नाम से तुगलक वंश का प्रथम शासक बनता है. वो तुगलक वंश की स्थापना करता है. उसकी माता हिंदू जाट महिला थी और पिता करौना तुर्क था, जो कि बलबन का दास था. मतलब पिता कौन है, एक तुर्क है जो कि बलबन का दास है. माता कौन है, हिंदू जाट महिला है. गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपलपुर का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था. तो ये भी पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो गयासुद्दीन तुगलक था वो क्या करता था. तो दीपलपुर का जो है वो राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त किया गया था. 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया. तो गयासुद्दीन को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है.
मंगोलों के विरुद्ध लड़ने का। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसीलिए उसको मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो मलिक उल गाजी के नाम से किसको जाना जाता है, या गाजी मलिक के नाम से इसलिए जाना जाता है आपके गयासुद्दीन तुगलक को, क्योंकि 29 बार मंगोलों से लड़ाई किया और उनको भारत से बाहर खदेड़ा। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। तो जो डेट चल रही है उसी के आसपास, आज 9 तारीख है, 8 तारीख को वो सुल्तान बना था 1320 ईस्वी में। ठीक है, तो यानी कि कल का दिन कितना पावन दिन था कि तुगलक जो है वो सिंहासन पर बैठता है। एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें लिखा हुआ है खुसरो शाह। तो खुसरो शाह कौन था, इसका मतलब है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन रहा होगा, खुसरो शाह। उनको ये पदच्युत करता है, यानी कि हटाता है, रिमूव करता है, ठीक है, फ्रॉम द थ्रोन, और खुद पद की शपथ लेता है। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। ठीक है, तो ये जो गाजी मलिक थे, बेसिकली इनका एक नाम गाजी बेग तुगलक भी था या गाजी तुगलक था। तो जैसे बुलाने का नाम होता है ना, पुकार नाम जिसको बोलते हैं, कॉल्ड नेम। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी कारण से इनको तुगलक वंश कहा जाने लगा। ठीक है, जो कॉल्ड नेम कहा वो गलत है। कॉल नेम मतलब होता है गाली देना। कॉल नेम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है गाली देना। जो बोल दिया था वो गलत है। ठीक है, एसएससी वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनको शायद पता हो। ठीक है, आइए, गयासुद्दीन तुगलक के समय लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूला जाने लगा। कहने का मतलब है कि 1/5 का मतलब 20% से लेकर के 33.33% तक लगान वसूला जाता था। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ किया गया। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारी को हिस्सा ना देकर मुक्त जागीरें दी गई, यानी कि जो वसूला गया कर उसमें किसी सरकारी कर्मचारी को हिस्सा नहीं दिया गया, उन्हें मुक्त जागीरें दे दी गई कि ये लो, इतनी ज़मीन आपकी है, इतनी चीज़ें आपकी हैं। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में थी। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न ये पूछता है कि गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के समय नस्ल मतलब कौन सी प्रथा प्रचलित थी, या ऐसे पूछ सकता है कि नस्ल एवं बटाई की जो भूमि आधारित प्रथाएं हैं वो किसके समय में प्रचलित है। तो आप बता दोगे गयासुद्दीन के समय में प्रचलित है। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर ना देने वालों, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। तो अच्छा काम हो रहा है कि अलाउद्दीन के समय क्या था, बहुत कठोर दंड की व्यवस्था थी कि अगर कोई तौलने में गड़बड़ी करता था तो मांस काट लेते थे। इस तरह का शासन करता था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इनके समय में कर ना देने वालों को, सरकारी धन में बेईमानी करने वालों को और चोरों को कठोर दंड दिए जाने लगे। ठीक है, इनके टाइम में बर्नी के अनुसार कहते हैं कि तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था वह किसी भेड़ को देखे। कितना ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। तो ये भी स्टेटमेंट डायरेक्टली ऐसा पूछ सकता है कि किसके न्याय प्रिय शासन से ऐसा किसी भेड़िए को साहस नहीं होता था वो किसी भेड़ को देखे। ठीक है, किसने कहा ये पूछ सकता है। तो बर्नी का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा आप लोग, यार याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछ सकता है कि किसके समय में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में हो रही हैं। दिल्ली के सभी सुल्तानों में आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT के नाम से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। 1325 से 1351 यानी कि 26 वर्ष तक शासन करता है। सबसे विद्वान और सबसे शिक्षित जो शासक है वो यही है। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में पारंगत है। मतलब एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, गणित भी पढ़ा हुआ है, अच्छी खासी आती है, और आयुर्विज्ञान यानी कि चिकित्सा की कुछ पद्धतियां भी आती हैं आयुष की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग बनाया जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है दीवाने अमीरे कोही। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दीवाने कोही या अमीरे कोही। ठीक है, तो पूरा नाम क्या है, दीवाने अमीरे कोही, लेकिन विभाग याद रखिएगा कि कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, फिर हमने अपना नोट्स पढ़ा था, तो नोट्स को हम लोग छोड़ करके आगे चल रहे हैं। मैं एक दिन क्वेश्चन भी इस पर करा दूंगा आपको, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है कि इस विभाग का मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य में लेकर आना था। मतलब अधिक से अधिक भूमि जो है कृषि कार्य उस पर हो, ऐसा। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। छोड़ देते हैं इसको। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। तो अगर ये पूछे कि कौन सा ऐसा सल्तनतकालीन राजा है, शासक है, जो कि अपने वहाँ
क्रॉप रोटेशन की पद्धति लगाता है या बदली फसलों को बोने की पद्धति लगाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक वो पढ़ा लिखा शासक है जिसने क्रॉप रोटेशन की पद्धति को अपनाया है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, या उसी का नाम देवगिरी उसने किया था, मतलब देवगिरी ट्रांसफर किया था, देवगिरी को ही दौलताबाद बुलाता था, ठीक है। तो दौलताबाद ट्रांसफर करना सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक था। तो अगर 4 प्रयोग इसके लिख दें और पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग कौन सा था, तो आप लिख दोगे कि दिल्ली से जो ट्रांसफर होता है देवगिरी या दौलताबाद राजधानी का, वही सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसीलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। अगला है डॉक्टर के निज़ामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद रख दिया, ठीक है। तो एक फैक्ट और यहाँ पर मिलता है कि के निज़ामी कहते हैं कि सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे, ठीक है, खिलजी वंश के लास्ट रूलर्स में से एक मुबारक खिलजी, उन्होंने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया था। कुतुबुद्दीन अब जिस कारण से भी रख दिया हो, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने ही नाम पर कुतुबाबाद रखा और इसने जाकर के उसको दौलताबाद रख दिया। देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि कुव्वतुल इस्लाम भी देवगिरी को कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक जो सिक्के चलाता था उन पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी कि सुल्तान ईश्वर की छाया है, ठीक है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, आदि वाक्य अंकित करवाया था, ठीक ना। अब आप मुझे बताओ कि इल्तुतमिश के बाद आने वाला कोई शासक है जो कि अपने आप को जिल्ले इलाही कहवाता है, ठीक है, ये आप मुझे बताओ कि किसने ये चीज़ कही थी, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हो जिल्ले इलाही किसने कहा, ये बात आप मुझे बताओ। उसी व्यक्ति ने नौरोज और सिजदा पबोस की प्रथाएं शुरू की और नौरोज फेस्टिवल बनाया। ये सारी चीज़ें भी मैं हिंट देते रहा हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई। ये भी पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक में जो मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता, वो इसके दरबार में है और उसने इनके सिक्कों को दीनार कहा। बरनी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला है दोआब में कर वृद्धि, यानी कि जो दोआब का पोर्शन होता है वहाँ पर टैक्स जो है बढ़ा दिया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि वहाँ पर बढ़िया फसल हो रही है। फिर है देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का प्रचलन, उसको टोकन करेंसी भी बोलते हैं। खुरासान पर आक्रमण और कराची अभियान जो है इसकी प्रमुख घटनाएं जो कि बर्नी ने इंगित किया है, ये 5 थीं। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री है जो कि इब्न बतूता के मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया हुआ है। दिल्ली का इसको काजी नियुक्त करता है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता आते हैं, मोरक्को के यात्री हैं, मोरक्को अफ्रीका का एक कंट्री है, तो उनको काजी नियुक्त करता है दिल्ली का, ठीक है, और उससे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न ये पूछता है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता को चीन भेजा गया। तो पहला तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, दूसरा है कि कौन सा ऐसा मतलब यात्री था, ट्रेवलर है इतिहास में, जिसको राजदूत बना करके किसी देश भेजा गया, तो उसका नाम हो जाएगा इब्न बतूता। या कभी कभी बोला जाता है कि काजी नियुक्त किया गया दिल्ली का, तो वो भी हो जाएगा इब्न बतूता। तो ये प्रश्न याद रखेंगे कि इब्न बतूता पहन के जूता, ठीक है, ऐसा करके कुछ एक सॉन्ग भी बना था कभी बहुत पहले, चलिए कोई बात नहीं। इब्न बतूता ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है किताबुल रहला, या कभी कभी केवल रहला लिख करके देता है, तो इसकी किताब का नाम याद रखना है कि किताब का नाम है रहला, ठीक है। और इसमें अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया, यानी कि जो यात्रा क्रिया है उसी का विवरण इसमें प्रस्तुत किया है, इसको बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, ठीक है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। तो डाक व्यवस्था जो सल्तनत काल की है उसके बारे में इब्न बतूता के टेक्स्ट से ही मिलता है, यानी कि रहला से मिलता है। दिल्ली के सुल्तानों में, अब देखिए यहाँ पर बिल्ली लिख दिया, तो ये क्या बताऊँ मैं इनको, ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है जो कि हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था, मैंने लास्ट में भी बताया। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। इसका मतलब ये था कि इसके पहले आने वाले लोगों ने नियुक्त नहीं किया था, ठीक है, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा, ठीक है। समझ में आया कि जो आपके भारतीय मुस्लिम हैं या भारतीय हैं उनको भी ये उच्च सरकारी पदों पर आसीन कर दिया। तो बर्नी को गुस्सा लगता है इस बात से, जिसके कारण ये इनको छिछोरा कह देता है कि छिछोरा टाइप का आदमी है, ठीक है। 20 मार्च 1951 को तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी लिखते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि बर्नी नहीं लिखते हैं, ना ही इब्न बतूता लिखता है, लिखते हैं बदायूनी कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई,
ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोला और प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। तो प्रश्न यहाँ पर भी पूछा जाता है। इसके बाद बात शुरू होती है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक, जिसको FST हम लोग जान रहे थे या जानेंगे, FST फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था, बान नहीं करता था, ठीक है। उसने एक विभाग, सबसे ज़्यादा विभाग यही स्टार्ट करेगा, तो ध्यान रखेंगे सारे विभागों को। एक विभाग स्टार्ट करता है दीवाने खैरात, जो कि गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुसलमान लड़कियों को विवाह की व्यवस्था भी करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। मतलब अगर कोई हज करने जाना चाहता है, यानी कि मक्का मदीना जाना चाहता है, जैसे मक्का से मदीना जाने की प्रक्रिया को हज कहते हैं, तो अगर कोई जाना चाहता है तो उसका वहन जो है या उसका जितना भी एक्सपेंस है वो राज्य वहन करेगा, ठीक है। ये करने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है। दारुल शफा नाम का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल या खैराती अस्पताल की स्थापना करता है। मतलब चैरिटेबल मतलब फ्री टाइप का हॉस्पिटल है, आप उसमें जाओगे तो इलाज करा सकते हो। और उसमें बहुत सारे ऐसे स्किल्ड हकीम या कुशल चिकित्सक भी रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का भी बहुत शौक था। माना जाता है कि 1,80,000 दास जो है टोटल उसके पास रखे हुए थे या थे। उसने देखभाल के लिए एक पृथक विभाग, ठीक है ना, उनकी देखभाल के लिए दासों की दीवाने बंदगान का गठन किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि दीवाने बंदगान किससे रिलेटेड है, तो दासों से संबंधित है। और 1,80,000 दास किसके समय में है, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में है। और इसी ने जो है सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, यानी कि PWD की स्थापना इसने की थी, ठीक है। माना जाता है कि 300 नवीन नगरों की स्थापना या निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजपुर है, जौनपुर है और फिरोजाबाद है। तो कुछ का नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे फिरोजाबाद तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, ठीक है। फिरोजपुर तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के ऊपर। जौनपुर तो जौना खां जो उसका भाई है चचेरा मोहम्मद बिन तुगलक, उसके नाम पर जौनपुर नगर जो है बसाया है। इसी तरह हिसार और फतेहाबाद भी है। तो हिसार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है और नाम रिलेट नहीं करता, इसलिए उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा हिसार इन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ, 150 पुल का निर्माण कराया था। मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कराया है। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा था। तो इकदला जो स्थान था उसका नाम आज़ादपुर रख दिया था, वहीं पंडुआ एक जगह थी उसका नाम फिरोजाबाद रख दिया था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था मलिक गाजी शहना। तो याद रखिएगा गाजी उल मलिक जो आपका गयासुद्दीन तुगलक है उसी तरीके का इनका भी नाम है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। इनका नाम है मलिक गाजी शहना, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए विजारत के सम्मुख रखा जाता था। और दीवान ए विजारत एक तरह से आप समझ लो मंत्रिमंडल टाइप की चीज़ है जो उस पर धन स्वीकार करती थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि नहरों का विकास कौन करता है, तो गयासुद्दीन तुगलक करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहरें कौन बनवाता है या खुदवाता है, वो आपका फिरोज शाह तुगलक बनवाता है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, जिसका नाम निम्न है। पहला, 150 मील लंबी एक नहर यमुना नदी का पानी हिसार तक लेकर के जाती थी, इस नहर का निर्माण करवाया जो कि 150 मील लंबी थी। दूसरी है 96 मील लंबी नहर जो कि सतलज से घाघरा तक जाती थी। तो यह भी याद रखिएगा, पहली जाती है यमुना का पानी लेकर के हिसार तक, दूसरी जाती है सतलज से घाघरा तक, तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती है, ठीक है। चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक और 5वीं यमुना से फिरोजाबाद तक जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 130 कुएँ भी खुदवाए थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि 130 जो है कुएं भी खुदवाए थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों का निर्माण करवाया था, ठीक है।
उसके अलावा जल संग्रह के लिए तालाबों का निर्माण कराया था। हक के शर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाने वाला जो सुल्तान था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और ये सब हुआ था उलेमा की स्वीकृति के कारण। उलेमा होता है धार्मिक वर्ग, धार्मिक लोगों में जो उच्च पद पर आसीन होते हैं उन्हें उलेमा बोल दिया जाता है। मतलब एक तरह से रूल रेगुलेशन जो ज़्यादा जान रहे हैं उन्हें उलेमा कहा जाता है, ठीक है। तो हक के शर्ब भी परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था, ठीक है। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया जाता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि तुगलक वंश का वो कौन सा राजा था या शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। अब ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों क्योंकि उस समय तक ब्राह्मण जो है इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए थे। तो चलिए, कुछ काम प्रकृति के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे थे ये। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया, ठीक है। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान अच्छा, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया था, ठीक है। ठीक, इसको दिल्ली बनाना है, काफ़ी गलती कर दी है। दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया था। अनुवाद विभाग की स्थापना भी इसने की थी, ट्रांसलेशन करता था वो डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों के लिए एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, इसके लिए इसने अनुवाद विभाग रखा था कि भाई मुस्लिम टेक्स्ट को कुछ हिंदी में बदल दो, हिंदुओं के टेक्स्ट को मुस्लिम में बदल दो, अरबी में बदल दो, और जिससे दोनों लोग आपस में एक दूसरे के टेक्स्ट समझ जाए, विचार समझ जाए। कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद कराया था, ये भी चीज़ याद रखेंगे। नसरुद्दीन महमूद आता है, अंतिम शासक है जो कि आपके तुगलक वंश का। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि नसरुद्दीन महमूद जो है अंतिम शासक है तुगलक वंश का। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो जौनपुर का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? ख्वाजा जहां ने स्थापित किया था। हालांकि वहाँ की शर्की डायनेस्टी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अटाला मस्जिद जो है वो भी अपने स्थापत्य के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अटाला देवी का मंदिर होता था वहाँ पर, फिर अटाला मस्जिद बना, बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। कभी स्वतंत्र राज्य के बारे में जब चैप्टर आएगा तो उसके बारे में मैं या मैम कोई भी जिसके भी उसमें आता है वो पढ़ा देगा आपको। पंजाब का सूबेदार खिज खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा। फिरोज ने एक अन्य पुत्र नुसरत शाह को नसीरुद्दीन की चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभक्त हो गया। तो लास्ट में तुगलक 2 भागों में बढ़ जाता है। दोनों एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन करने लगे। नसीरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया का महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तो डायरेक्टली प्रश्न ये पूछता है कि जो आपका मंगोल सेनानायक तैमूर है, तैमूर के नाम से पूछता है, वो भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 में किया, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, ठीक। और वहीं चंगेज खान का अगर पूछेगा तो इल्तुतमिश होगा आंसर, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब जो मुगल आएंगे ना वो चंगेज खान और तैमूर दोनों के ही वंशज होंगे। इस कथन मतलब माता पिता के साइड से तुर्क के भी होंगे और मंगोलों के भी, वो लोग मतलब दोनों वंशों का खून रहता है उन लोग के अंदर। यह कथन इस शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। आपका नसीरुद्दीन महमूद के लिए तैमूर का आक्रमण 1398 में दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर देता है। 1412 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और तुगलक वंश का भी अंत हो जाता है। 1413 में दिल्ली के जो सरदार हैं उसमें दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना जाता है, और उसने जो है परंतु उसको जो है खिज खां पराजित कर देता है। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तो खिज खां कौन है? तैमूरों द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार है। जब तैमूर आक्रमण करता है तो लाहौर में अपने सूबेदार को नियुक्त कर देता है। वो आपके दौलत खां लोदी को पराजित कर देता है। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली, ठीक है। तो लोदी के बारे में पढ़ लेते हैं।
लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की 1451 में। ठीक है, सैयद के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं दिया है, देख लेता हूं मैं। ठीक है, सैयद के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। सैयद के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, अभी बस इतना देख करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रूलर में एक खिज खान ही आता है। सैयद वंश 1414 से 1451 तक चलता है, और खिज खां जो है वो कोई उपाधि नहीं लेता है, टाइटल नहीं लेता है राजा की, बस खुद को रैयत ए आला के नाम से सुशोभित करवाता है। ठीक है, इसके साथ ही आशिका जो है देउल रानी और खिज खां के प्रेम प्रसंग का वर्णन जो है आशिका बुक में किया गया है, जिसको कौन लिखा है मैंने एक बार आपको बता दिया है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, थोड़ा सा हिंट भी कर दे रहा हूं। चलिए लोदी डायनेस्टी पे आते हैं। लोदी डायनेस्टी में बहलोल लोदी मैंने बताया ही, बकलोल लोदी टाइप का था। 1451 में इसने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और अपना खुतबा पढ़वाया। इसकी महत्वपूर्ण विजय थी जौनपुर। बहलोल लोदी हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं करता था, इस मामले में थोड़ा सा ठीक व्यक्ति था कि धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था हिंदुओं को लेकर के। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का प्रमुख साधन था। ठीक है, यानी कि अकबर जब आया तो उसके पहले कौन सा सिक्का चलता था, तो बहलोल सिक्का ही चलता था। बहलोल लोदी ने अपने मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र, जिसका नाम था निजाम खां, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन कुछ सरदारों के विरोध के कारण और कुछ इंटरनल जो चीज़ें थी उस कारण से निजाम, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की माँ जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। तो निजाम खां जिनको ये नियुक्त करते हैं उनकी मम्मी एक सुनार की पुत्री रहती हैं। इस कारण से जो सरदार रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं कि भाई नीच जाति को लेकर के, कि भाई सुनार की पुत्री है, उसका लड़का बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। तो ये भी याद रखेंगे कि जो निजाम शाह है वही सुल्तान सिकंदर शाह है और सिंहासन पर बैठ जाता है। ये लोदी वंश का महानतम शासक होता है। 1504 में सिकंदर लोदी राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाता है और उसको अपनी राजधानी बनाता है। तो ये भी याद रखना है कि आगरा जो वर्तमान में बसा हुआ है वो है लोदियों के द्वारा बसाया हुआ, उसमें भी सिकंदर लोदी। और उद्देश्य क्या है कि जो राजस्थान के शासक हैं उन पर नियंत्रण कैसे करेंगे। देखिए आगरा का जो पोर्शन है ना वो राजस्थान से सटा हुआ है। ठीक, तो ये आसान हो जाता है कि राजस्थान आना जाना उसी रास्ते होगा, तो वहाँ पर जो है एक नगर बसा देते हैं ये। ठीक है, सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी था, उदार एवं न्यायप्रिय भी था। कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयत्न किया और उसने एक पैमाना शुरू किया, इसको बोलते हैं गजे सिकंदरी। ठीक है, उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। तो पूछा जा सकता है कि लोदी वंश का कौन सा ऐसा शासक है जो कि निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करता है। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिया और पीरों और संतों की मजार पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी। ठीक है, तो कुछ आपको देखने में लग रहा होगा कि स्त्रियों के लिए प्रति जो है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप का है कि घर से नहीं निकलना है। ठीक है, और इस तरह का कि पीर और मजार पर नहीं जाना है, और ताजिए निकालना बंद कर दिया। अब उसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो तो मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता है, लेकिन मैं अगर इसके बारे में पढ़ता हूँ तो आपको जरूर बताऊंगा कि क्या पीछे की स्टोरी है। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाई गई, 6 माह पश्चात सब उनके सामने प्रस्तुत की जाती थी। शिक्षित और विद्वान भी था ये। उसके आदेश एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया उसके आदेश पर। ठीक है, और जिसका नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि फरहंगे सिकंदरी पहले तो ट्रांसलेट किसके टाइम में होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका नाम है सिकंदर लोदी के टाइम में होता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस चीज़ का वो अनुवाद है फरहंगे सिकंदरी, तो फरहंगे सिकंदरी जो है वो आयुर्वेद की ग्रंथ का जो है फारसी में अनुवाद है। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे, गायन का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है लज्जत सिकंदर शाही, उसकी भी रचना यहाँ पर होती है। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सल्तनतकालीन राजा है जो शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। अब 2 शहनाई वादकों का नाम आप बताइए। एक का नाम मैं बता दे रहा हूँ, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, और दूसरे का नाम आप मुझे बताओ कि कौन भारत में शहनाई वादक है। ठीक है, वो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो सिकंदर लोदी
वॉज द मैन और द एम्परर, जो कि गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात समाप्त कर दिया, यानी कि जो भी संपत्ति कर दिया जाता था उसको अनाज वाले से समाप्त कर दिया। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध होता है 1518 में। तो खतौली का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पूछता है ये भी बता दे रहा हूँ। पूछता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में, 4 दे देगा, चारों युद्ध तरह तरह के होंगे, ठीक है, कभी नाम ही नहीं सुना है, सुगौली, खतौली, ठीक है, बमरौली हवाई अड्डा है वो तो, ठीक है, तो इस तरह का 4 नाम दे देगा। तो उसमें याद रखना है कि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो युद्ध होता है 1518 ईस्वी में, उसका नाम है खतौली, और इसमें इब्राहिम लोदी जो है पराजित हो जाता है, तीसरा रूलर है सिकंदर लोदी के बाद। और पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, बाबर की योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में ही मारा गया। तो अब जब बाबर आ रहा है तो क्या क्या लेकर के आ रहा है, ये भी पॉइंट याद रखना है कि तोपखाना लेकर के आ रहा है, बड़ा सुसज्जित आर्मी है उसकी, ठीक है, और युद्ध नीति जिसको तुगलमा युद्ध पद्धति कहते हैं, आगे हम लोग मुगल में देखेंगे भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही सशक्त थी, बारूद का प्रयोग करता था बाबर, तो ये सारी चीज़ें बहुत हाईटेक क्वालिटी का लेकर के आया था, इसलिए वो जीत गया था। हालांकि उसके पहले लड़े हुए युद्धों को वो नहीं जीतता था, लेकिन जब भारत में लड़ रहा है तो जीत जाता है। फरिश्ता के अनुसार वो मृत्यु पर्यंत लड़ता रहा इब्राहिम लोदी और एक सैनिक की भांति शहीद हुआ। फिर आता है नामतुल्ला, जिसको नियामतुल्ला के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। ये भी पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि वह कौन सा सुल्तान है सल्तनत कालीन जो कि युद्ध स्थल में ही मारा गया, तो इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं। और कौन कहा था, तो नियामतुल्ला या नयामतुल्ला इसको बोले। अगला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये जो विजयनगर साम्राज्य का चैप्टर है ये हम लोग कुछ ऐसे पढ़ें कि उसके पहले प्रश्नों को कर लें, यानी कि सल्तनत काल तक जितने भी प्रश्न बनते हैं मेडिवल के वो सारे के सारे हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने के बाद अगर कुछ फंसता है तो रिकैपिचुलेट कर लेंगे और एक क्लास गैप करके फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चूंकि कल क्लास नहीं आई थी इसलिए मैंने आज क्लास दे दी है। शाम में हम लोग ज्योग्राफी की मैपिंग करेंगे, तो दिन में जिसको भी क्लास मिल रही है और लास्ट तक वो क्लास दिख रहा है वो ज्योग्राफी की मैपिंग के लिए तैयार रहेगा। नदियों वाला चैप्टर और थोड़ा बहुत इधर उधर का जो भी उसमें पहाड़ियों वाला है सब कुछ हम लोग आज मैपिंग कर लेंगे। मोस्टली नदियों वाला ही करेंगे, कुछ प्रपात के क्षेत्र होंगे तो उसको भी मैपिंग कर लेंगे। तो आज शाम का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।